हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। तो बच्चों, मैं हाजिर हूँ फिर से नई कक्षा के साथ। और हमारे पास आज है हमारा नया पाठ जिसका नाम है पाठ 8, ग्रामीण क्षेत्रों का शासन। तो रूल ऑफ द कंट्री साइड। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। विद्या परिचय। तो बच्चों, देखते हैं यहाँ पर पाठ का परिचय क्या दिया हुआ है। तो प्रस्तुत पाठ में ग्रामीण क्षेत्रों के शासन के बारे में जानकारी दी गई है। प्रारंभ में अंग्रेजी राज्य क्षेत्रों का प्रशासन पूर्ण रूप से कंपनी के हाथों में था, परंतु यह कर्नाटक व बंगाल के युद्धों के पश्चात ध्वस्त हो गया था। ठीक है, भारतीयों ने ऋण देकर सहायता की। धीरे धीरे विभिन्न अधिनियमों के द्वारा कंपनी को ताज के नियंत्रण में लाया गया तथा कंपनी की शक्तियां निजी सरकार को हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर कर दी गई। सन 1858 में कंपनी बंद हो गई। तो बच्चों, यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बारे में बात की गई है, किस प्रकार से उसको बहुत सारी हेड्स मिली और जो 1857 में क्या हुआ, कंपनी बंद हो गई और डायरेक्ट ईस्ट जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन की क्वीन का यहाँ पर डायरेक्ट शासन शुरू हो गया। कैसे हुआ, आइए इस पार्ट में जानते हैं। तो बच्चों, भारत को प्राचीन काल से ही गांवों का देश कहा जाता है। भारत की आत्मा कहलाने वाले गांवों के विकास और प्रगति के लिए उन पर ठीक ढंग से प्रशासन लागू करना होता है। क्योंकि बच्चों, जो रीढ़ है भारत की, जो रीढ़ की हड्डी, वो गांवों को कही जाती है। ठीक है, गांवों का देश कहा जाता है, गांवों की आत्मा है, सॉरी, देश की आत्मा है गांव। और उनको उनके ऊपर ठीक ढंग से प्रशासन को लागू करना होता है जिससे उनकी आत्मा हेल्दी बनी रहे। तो यहाँ पर बच्चों, औपनिवेशिक शासन में बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र पर शासन करने के लिए 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। ठीक है, किसने बच्चों, मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बना दिया, बंगाल का दीवान बना दिया। मतलब बिना कर के दीवानी, उनको आयात और निर्यात में, व्यापार करने में दीवानी सब दे दी गई। तो बंगाल की दीवानी मिल जाना एक महत्वपूर्ण घटना थी। अतः वॉरेन हेस्टिंग ने इसे अपने जीवन की स्मरणीय घटना बनाया। जो वॉरेन हेस्टिंग था, वॉरेन हेस्टिंग इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था बच्चों। और क्योंकि जो ये बंगाल का दीवान था और जो उन्होंने अपनी कठपुतलियों का स्थापित किया था ब्रिटिशर्स ने, और जो कठपुतली शासक नवाब थे वो ब्रिटिशर्स के लिए ही केवल काम करते थे, जिससे क्या हुआ, जिससे कि उनको बंगाल के ऊपर पूरा पूरा कब्जा मिल गया। और इसमें क्या था, वॉरेन हेस्टिंग ने इसे अपने जीवन की क्या है, एक स्मरणीय घटना बनाया है। ठीक है, आगे देखिए, कंपनी ने बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना प्रारंभ किया। बहुत अच्छी कूटनीति उसने अपनाई। एकदम से अगर वो भारत पर हमला बोलते, कब्जा करते, तो बच्चों क्या होता, उनको मुंह की खानी पड़ती और वह कभी सफल नहीं हो पाते। उन्होंने भारत की जड़ों को बच्चों तोड़ना शुरू किया, धीरे धीरे उनमें जहर फैलाना शुरू किया और इस कदर जड़ों को कमजोर कर दिया कि उनका आधिपत्य एंड ऑफ द डे पूरे भारत पर हो गया। ठीक है, उसे गांवों में शासन चलाने के लिए सावधान रहना था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन चलाने के साथ साथ लाभकारी फसलें उगवानी थी तथा आय के संसाधन जुटाने थे। गांवों में साप्ताहिक बाजारों से लाभ उठाना था। अब कंपनी ने क्या किया, बहुत सावधानी से धीरे धीरे बढ़ना तो शुरू किया, लेकिन उसने पहले ये जो गांव में शासन चलाने के लिए सावधान रहना था, उसे बहुत अलर्ट रहना था गांव में शासन चलाने के लिए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन चलाने के साथ साथ क्या करना था उसको बच्चों, लाभकारी फसलें भी उगवानी थी ना किसानों से, इसीलिए उसको बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत थी। तो बच्चों, क्या किया उसने, बहुत सावधानी से जो गांव को नियंत्रण में लेना शुरू किया ताकि वह उनसे फसलें भी उगवा सके और बच्चों जो उनके जो संसाधन, जो आय के संसाधन जुटाने में जो गांव की मदद थी वो ले सके। क्योंकि जो खेती बाड़ी है वो तो किसान ही करेंगे और किसान कहाँ रहते हैं बच्चों, गांव में रहते हैं। आगे, गांव में साप्ताहिक बाजारों से लाभ उठाना था। अब गांव के जो वीकली मार्केट्स होती है उनसे भी तो उन्हें लाभ उठाना था। सस्ते माल में या कह लो कि नाम मात्र मूल्य पर ही उनसे कच्चा जो माल था वह खरीदना था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर भूमि राजस्व नीति क्या है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। इसके अंतर्गत
अंग्रेजों ने पूर्व भारत में भूमि राजस्व किस तरीके से लगाया, देख लेते हैं बच्चों। लैंड रेवेन्यू इन प्री ब्रिटिश इंडिया। अच्छा, जब अंग्रेजों का राज्य नहीं था भारत में, तब किस तरीके की जो भारत में भूमि राजस्व व्यवस्था थी उसको जान लेते हैं। तो अंग्रेजों ने पूर्व भारत में राज्य की आय का बड़ा भाग भूमि राजस्व से आता था। मतलब कि जो अंग्रेजों से पूर्व जो भारत के राज्य में जो आय था वो कहां से आता था, अधिकतर वो भूमि राजस्व से, कर से आता था। इस राजस्व को भूमि की उत्पादकता के अनुसार तय किया जाता था तथा बाढ़ व सूखे के दौरान रियायत भी दी जाती थी। क्या होता था बच्चों, जो ये राजस्व जो दिया जाता था ना, जैसे कि कभी बाढ़ आ गई, कभी फसल नहीं हुई, तो उनके आधार पर बाढ़ या सूखे को ध्यान में रख करके उनको रियायत भी दी जाती थी कि कर, अगर बाढ़ आ गई, सूखा हो गया, उत्पादन नहीं हुआ, तो आप इतना कर नहीं दीजिए, उससे कम इतना मात्रा में कर दीजिए। इस तरीके से रियायत भी दी जाती थी बच्चों। भूमि राजस्व को जमींदार, जो कि राजस्व कलेक्टर होते थे, जमींदार कौन थे, जो राजस्व को, रेवेन्यू को कलेक्ट करने वाले व्यक्ति होते थे, उन्हें क्या बोलते थे बच्चों, उन्हें राजस्व कलेक्टर कहा जाता था। उनके द्वारा एकत्र किया जाता था। जिसका भूमि पर स्वामित्व नहीं होता था, वह भूमि का मालिक नहीं होता था बच्चों, केवल वो क्या वहां से कर इकट्ठा करता था। एक किसान का उसकी भूमि पर अधिकार कानून एवं परंपरा दोनों द्वारा सुनिश्चित था। परंपरा से भी और कानूनी हक से भी क्या था, वहां पर जो किसान था उसको अपनी जमीन पर अधिकार होता था। ठीक है। कुओं, टंकियों व नहरों जैसी सिंचाई सुविधाएं शासकों द्वारा उपलब्ध कराई गई तथा समुदाय द्वारा व्यवस्थित की गई थी। तथापि भारतीय किसान अक्सर बाढ़ों तथा मानसून की विफलता के कारण उत्पीड़ित होते थे। अब जैसे कि बच्चों कुएं हो गए, टंकियां हो गई, और जैसे नहरें, सिंचाई की जो सुविधाएं होते, क्योंकि सिंचाई करने के लिए हमेशा बारिश पर निर्भर रहना यह भी संभव नहीं, कभी कभी बारिश नहीं भी होती, तो नहरों से, नदियों से पानी के नाले बना करके फसलों की तरफ, खेतों की तरफ मोड़ दिया जाता था, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, नहर बोलते हैं, जिससे कि सारी फसलों की सिंचाई हो पाती है। ठीक है। कुएं बनाना, टंकियां बनाना, ये जो सिंचाई की सुविधाएं थी शासकों द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी, और जो समुदाय था उसका इस्तेमाल करता था या उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करता था। भारतीय किसान जो थे ना बच्चों, वो अक्सर बाढ़ और मानसून की विफलता के कारण हमेशा उत्पीड़ित रहते थे, उनसे ग्रसित होते थे। कभी सूखा पड़ गया, फसल नहीं होगी, बाढ़ आई, फसल खराब हो गई, इस तरह की घटनाएं होना आम बात थी। आगे देखते हैं बच्चों, ब्रिटिश भूमि राजस्व व्यवस्था कैसी थी। तो यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं ब्रिटिश एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें हम क्या देख पाते हैं बच्चों, तो एक बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में निश्चित क्षेत्रों की जमींदारी प्राप्त हो गई, तो कंपनी के भ्रष्ट अधिकारियों ने किसानों से भूमि राजस्व का अत्यधिक धन वसूलना शुरू कर दिया। क्या हुआ बच्चों, जब एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जो निश्चित क्षेत्र है उनकी जमींदारी, मतलब उनसे कर वसूलने का हक प्राप्त हो गया, तब क्या किया ब्रिटिशर्स ने बच्चों, भ्रष्ट अधिकारी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्ट, करप्ट जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या, किसानों से भूमि राजस्व का अत्यधिक धन वसूलना शुरू कर दिया। मतलब जो कर था उससे अधिक रेवेन्यू उन्होंने वसूल करना शुरू कर दिया किसानों से। इन अधिकारियों ने इस धन से अपनी जेबें भर ली, खुद को अमीर करते गए और किसानों का शोषण करते गए। इस कंपनी की आय सतत रूप से घटती रही। जो कंपनी थी, कंपनी की आय तो घटती रही, जो अधिकारी थे उनकी जो पर्सनल जेबें थे, अपना व्यक्तिगत अपनी जेबों को भारी करते गए। वो अपना जो रेवेन्यू आता अधिकतर वो अपनी जेब में रखते, थोड़ा बहुत कंपनी में सबमिट करते थे। ठीक है बच्चों। तो कंपनी ने एकत्र किए जाने वाले राजस्व की मात्रा तथा उसे चुकाने वाले व्यवस्था तय करने का निर्णय लिया। ठीक है। तो परिणाम स्वरूप कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित क्षेत्रों में भूमि राजस्व व्यवस्थापन की शुरुआत हुई। तो बच्चों जब उन्होंने देखा कि जो कंपनी है, कंपनी में तो बहुत कम राजस्व आ रहा है और लेकिन राजस्व मिल बहुत रहा है, तो उन्होंने इसकी छानबीन करने के लिए, इसको रोकने के लिए क्या किया बच्चों, उन्होंने कदम उठाया। और उन्होंने क्या किया बच्चों, कि राजस्व की मात्रा चुकाने वाले की व्यवस्था करने का निर्णय किया। उसके परिणाम क्या हुआ कि अब कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो डायरेक्टली शासित क्षेत्रों में भूमि राजस्व की व्यवस्था
की शुरुआत हुई, इसकी नींव पड़ी यहाँ पर। और डायरेक्टली जो रेवेन्यू था वो एक्यूरेट मात्रा में आने लगा। जमींदारी व्यवस्था बच्चों, जमींदारी व्यवस्था में क्या क्या आता है बच्चों, आगे देखते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पर हमारे स्थायी व्यवस्थापन, इसको परमानेंट अरेंजमेंट कहते हैं। इसमें क्या है तो देखते हैं बच्चों, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी व्यवस्थापन की शुरुआत की। ये एक तरीके से एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, किसी को वहां पर नियुक्त करते थे और वह पूरे उस एरिया, जितने एरिया के जो खेत है उसके एरिया में आते हैं, उन सब से वह कर की वसूली करता था। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी में उस कर को जमा करवाता था। तो बाद में इसका विस्तार बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तरी मद्रास व बनारस, जो कि आज का वाराणसी में किया गया है। सॉरी, आज बनारस, इसको पहले क्या बोलते थे बच्चों, हम इसको हम पहले वाराणसी बोलते थे। ठीक है, पहले बंगाल में शुरू हुआ ये स्थायी व्यवस्थापन, फिर कहाँ कहाँ पहुंचा, इसका बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, उत्तरी मद्रास में और बनारस आदि में इसके है विस्तृत रूप से फैलता गया स्थायी व्यवस्थापन, परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं। तो भूमि राजस्व को उस भूमि द्वारा उत्पादन की संभावित उच्चतम मात्रा के आधार पर तय किया गया। इसे जमींदार के साथ स्थायी तौर पर तय किया गया, जो भूमि के अनुवांशिक स्वामी बन गए। तो बच्चों, इस व्यवस्थापन के अनुसार जो 89% जो राजस्व था वो किसको जा रहा था, वो बच्चों जमींदारों को, सॉरी, वो बच्चों जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और केवल 11% जमींदारों को जा रहा था। जिससे क्या हो रहा था, जमींदारों के ऊपर भी प्रेशर था कि हमें, अगर हम इतना कर, जो 89% यानी कि जो 89% कर अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारे अंडर में जितनी भी जमीन किसान आ रहे हैं वो हमसे छीन लिए जाएंगे। इसीलिए डर के हमारे बच्चों वो इतना प्रतिशत जो है कर जो है वो इकट्ठा करके किसी भी प्रकार से वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा जमा करवा देते थे और केवल 11% अपने जेब में डालते थे, जो कि उनकी कर वसूली का क्या होता था बच्चों, कमाई का हिस्सा होता था। आगे देखिए, स्थायी व्यवस्थापन के प्रभाव क्या क्या हैं। सो इफेक्ट्स ऑफ परमानेंट अरेंजमेंट्स, परमानेंट अरेंजमेंट्स के क्या क्या हमारे पास इफेक्ट पड़े बच्चों। तो पहला क्या है, नए जमींदार, जिसमें कि स्थायी व्यवस्थापन के अंतर्गत जमींदार भूमि का अनुवांशिक स्वामी बन गया। अब जो जमींदार था बच्चों वो अनुवांशिक स्वामी बन गया, किसका, भूमि का। उसके अंदर जो जमीन थी वो उनको, उनके ऊपर, सर जमीन के ऊपर मालिकाना हक रखने लग गया। वह अपनी इच्छा के अनुसार भूमि को बेच या किराए पर दे सकता था। वो किसी भी भूमि को जो उसके अंडर में आती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया रूल के अनुसार, वो उन अंदर आई हुई जमीनों को या तो बेच सकता या किराए पर दे सकता था, कुछ भी कर सकता था उन जमीनों के साथ। तो बच्चों, अंग्रेजों की भूमि राजस्व की ऊंची मांगों को पूरा करने के लिए जो अनेक जमींदार थे, उन्होंने, जमींदारों ने साहूकारों से उच्च ऋण पर, बहुत बड़े बड़े ऋण पर, क्या उन्होंने ब्याज में पैसे लिए। ठीक है, ऋण ना चुका पाने की स्थिति में उनकी भूमि पर साहूकारों का कब्जा हो जाता था। तो बच्चों, क्या समझा हमने कि यदि जब वो ऋण नहीं चुका पाते थे, इतने भारी भारी कर्जे में वो डूब जाते थे, तो उनकी जो जमींदारों की जमीन होती थी, खेती होती थी, वो सब हड़प ली जाती थी। ठीक है, वो सारे साहूकार उनकी खेती को हड़प लेते थे इस बेस पर कि उन्होंने ऋण नहीं चुकाया है, और वह पूरी हड़प नीति यहां से शुरू हो जाती है बच्चों। ठीक है, अतः साहूकारों ने अपने भूस्वामियों को जमींदारों के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। जो बच्चों वहां पर जो साहूकार थे, साहूकार ने क्या किया, अपने जो भूस्वामी थे उनको ही जमींदार के रूप में बदल दिया, जमींदार के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। नए जमींदार अक्सर गैर कृषि पृष्ठभूमि से थे, वह कृषि क्षेत्र से नहीं आते थे, वह किसानों की भावनाओं को भी नहीं समझते थे। ठीक है, और वो क्योंकि वो गैर कृषि वाले पृष्ठभूमि से थे, अनेक अनुपस्थित रहने वाले जमींदार थे, जो उस समय पर वहां पर उपस्थित भी नहीं होते थे, जो शहरों में रहते थे और वहीं से डायरेक्ट डील करते थे, अपना कब्जा अपनी पैठ रखते थे खेतीबाड़ी पर। उन्होंने उनकी भूमि को उच्च दरों पर किराएदारों को किराए पर दे दिया। उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े जो भूमि थे उनके बहुत ऊंचे दामों पर किराएदारों को जमीन जो है किराए पर दे दी फसल उगाने के लिए। किराएदारों ने इस भूमि को पुनः किराए पर दे दिया। अब देखिए बच्चों, ये प्रोसेस समझिए, उन्होंने, जमींदारों ने किराएदारों को बड़े बड़े किराए पर दे दिया, और वो किराएदारों ने भी बच्चों उस भूमि को फिर से किराएदारों को दे दिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस बड़ा सीढ़ी नुमा प्रोसेस है। इस
प्रकार जमींदारों और किराएदारों के बीच एक श्रृंखला बन गई जो कि वास्तविक कृषक था। अब वास्तविक कृषक तक पहुंचने के लिए ये श्रृंखला बन गई। ठीक है, अब कृषक को बढ़ते हुए किराए के बोझ को सहना पड़ा। अब क्योंकि जमींदार ने जितना ऋण जमींदार पर जितना ऋण था, ठीक है, जितना जिस पर उसने जितने पर किराया दिया, अब वो किराएदार ने उससे भी अधिक रेट पर अगले को किराए पे दिया, और जो अगला किराएदार है बच्चों, उसने किसानों से उससे अधिक कर वसूलना शुरू किया। तभी तो उसके जेब में कुछ बचेगा बच्चों। तो यह श्रृंखला थी जिसमें कि कृषकों की हालत ऐसी हो गई थी बच्चों कि उनके जिंदा और मरने में कोई फर्क नहीं रह गया था। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं बच्चों की किसानों की दशाएं क्या थी, क्या क्या दशाएं थी वहां पर। किसानों को जमींदारों को किराया देना पड़ता था तथा वे मात्र किराएदार बनकर रह गए थे। जमीनों के किराएदार मात्र बनकर के वे रह गए थे। ठीक है, और भारी भारी किराए होते थे। जमींदारों द्वारा सरकारों को अदा किया जाने वाला कर स्थायी रूप से तय था कि आपको इस समय में इतना कर के रूप में इतना धन देना ही है या फिर इतनी फसल देनी ही है, चाहे आपकी फसल हो ना हो, सूखा पड़े, बाढ़ आए, कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, कुछ भी हो, चाहे फसल पैदा ना भी हो, लेकिन तब भी आपको कर के रूप में अपना जो कर अदायगी है वो पूरा करना है। तो बच्चों परंतु जमींदार उनके किराएदारों द्वारा चुकाए जाने वाले कर को सतत रूप से बढ़ा सकते थे। किराए को प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में बिना किसी रियायत के नगद वसूला जाता था। जमींदार कर न चुकाए जाने की स्थिति में किराएदार की भूमि पर कब्जा कर सकता था। अब किराएदार धन उधार लेने के लिए कभी कभी स्वयं जमींदार से बाध्य थे। अब क्या होता है बच्चों, ये चेन देखिए, और बहुत ही फंसी हुई जो किसानों की स्थिति थी वो तो दयनीय थी ही बच्चों। बिना किसी रियायत के, बिना किसी कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई उसको बिना समझे उनसे जबरन कर वसूल किया जाता था। और कर नहीं दे पाने की स्थिति में क्या होता था बच्चों, किराएदार की भूमि किसको चली जाती थी, कब्जा कर लेती थी। जो किराएदार की भूमि थी बच्चों उस पर क्या कब्जा कर लिया जाता था। किराएदार धन उधार लेने के लिए कभी कभी जो स्वयं भी बंधे हुए थे, ठीक है, स्वयं भी जमींदार से बंधे हुए थे कर देने के लिए, उनको भी एक फिक्स अमाउंट देना पड़ता था। ठीक है, तो बच्चों यदि एक किसान ऋण नहीं चुका पाता था तो उसकी भूमि पर साहूकारी जमींदार का अधिकार हो जाता था। अगर कर नहीं चुका है तो उसकी भूमि हड़प ली जाती साहूकार के द्वारा या फिर जमींदार के द्वारा, और कृषक हमेशा रोता बिलखता रह जाता था। आता है किसान का कर्ज व भूमिहीनता बढ़ती गई। किसान के ऊपर कर्ज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और उसकी जमीन भी उससे छिनती गई। वो उगाता तो था लेकिन वह भरपेट खा नहीं पाता था। इस चीज ने बच्चों क्या किया, किसानों की स्थिति और दयनीय दिन ब दिन बना दिया। ठीक है, अब कृषि पर प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं बच्चों। तो कृषि की विधियां पिछड़ी रही। जो कृषि की विधियां थी वो पिछड़ी, क्योंकि जो किसान था वह स्वतंत्र ही नहीं था कि वो खुलकर कृषि कर सके। न ही अंग्रेजों व न ही जमींदारों ने कृषि उत्पादन बढ़ाने में रुचि ली, क्योंकि वे राजस्व या किराए के एक तय तय एक सॉरी किराए के एक तय धन के बारे में निश्चित थे। मतलब अब कृषि की विधियां तो पहले ही पिछड़ी हो गई थी। अब अंग्रेजों ने ना ही जमींदारों ने कृषि में उत्पादन बढ़ाने की कोई रुचि लिया, उसकी तकनीकों को विकसित कर किया जाए उत्पादन की, ना इसकी तरफ ध्यान दिया, ना ही कोई ठोस कदम उठाए। किराए के एक तय धन के बारे में वह निश्चित थे, बाकी और उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं था कि कैसे उगाते हो, क्या प्रॉब्लम्स आती है, फसल उगी है नहीं उगी है, कुछ मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ तय किया गया किराया धन के रूप में चाहिए ही चाहिए। जैसे जैसे कृषि उत्पादकता घटी वैसे वैसे अकाल जैसी समस्याएं भी बढ़ती गई। उत्पादन घटता गया और अकाल की समस्याएं बढ़ती गई। ठीक है, मानसून की विफलता ने स्थिति को बदतर बना दिया। इतनी गंदी स्थिति हो गई बच्चों की, बंजर होने लगी जमीन, मानसून भी घट गया, बारिश भी नहीं होती थी। अनेक किसान अपनी भूमि छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बस गए, दूसरी दूसरी जगह पर जाकर के बसने लगे किसान अपनी अपनी भूमियों को छोड़ करके। अब यहाँ देखते हैं हम रैयतवाड़ी प्रणाली, जिसमें रैयतवाड़ी सिस्टम है। उसमें क्या होता है कि सन 1830 में थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी। अब रैयतवाड़ी की शुरुआत किसने की थी, थॉमस मुनरो ने।
अब इस प्रणाली को मद्रास व बंबई महाप्रांतों के भागों में लागू किया गया, मद्रास और बंबई के महाप्रांतों में। ठीक है, इसके अंतर्गत कंपनी ने राजस्व व्यवस्थापन सीधे रैयत या किसान के साथ किया। किसके साथ उसका व्यवस्थापन किया बच्चों? रैयत के साथ, यानी कि जो किसान बोलते थे, किसान होते थे ना बच्चों, किसान, उन्हीं को रैयत कहा जाता था, फार्मर्स को। जब तक किसान कर चुकाता था तब तक उसे भूमि का स्वामी माना जाता था। जब जब किसान ने कर चुकाया वही स्वामी है भूमि का। अगर राजस्व को भी मृदा उर्वरकता के आधार पर तय किया जाता था, जिस अकॉर्डिंग उसकी मृदा की गुणवत्ता है उस अकॉर्डिंग उसका कर होगा। यह प्रणाली बेहतर थी, परंतु उत्पादन का आधा राजस्व अत्यधिक उच्च था। मतलब बहुत ऊंचा था राजस्व, उसकी डिमांड बहुत मात्रा में जो उगाया जाता था बच्चों, वो राजस्व के नाम से हड़प लिया जाता था। आगे देखिए, महलवारी प्रणाली। महलवारी प्रणाली में क्या है बच्चों? महलवारी सिस्टम में राजस्व की महलवारी प्रणाली की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व पंजाब के भागों में की गई थी। अभी इसकी जो महलवाड़ी सिस्टम है कहाँ शुरू हुआ था? बेसिकली ये शुरू हुआ था बच्चों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश व पंजाब के प्रांतों से यह महलवाड़ी सिस्टम रेज हुआ, शुरू हुआ। इन क्षेत्रों में भूमि पर ग्रामों के एक समूह का स्वामित्व होता था, गांव का एक समूह होता था जो कि इस पर पकड़ रखता था अपनी, जो महल कहलाता था। मतलब कुछ गांव एक ग्रुप बना के, एक कुछ गांवों का एक ग्रुप होता था जिसे क्या बोलते थे बच्चों? महल कहते थे। ठीक है, प्रत्येक महल के मुखिया या तालुकदार को राजस्व वसूलने तथा कंपनी को राजस्व चुकाने का कार्य दिया जाता था। अब बच्चों क्या था? प्रत्येक महल के मुखिया, जो गांव था, कुछ गांव का ग्रुप जिसको बोलते हैं महल, उसके अंदर जो उनका मुखिया था उन सबकी देखभाल करता है, कर वसूली करता है, किसको कितना कहाँ कैसे कर लेना है और किस प्रकार कर को संचालन करता है, वो सब कुछ वहां पर मैनेजमेंट का काम करता था, जिसे क्या बोलते थे? वहां का मुखिया बोलते थे, या फिर बच्चों से ताल्लुकदार कहा जाता था। और वह राजस्व वसूलने, कंपनी को राजस्व चुकाने का डायरेक्ट काम करता था, यानी कि किसानों से कर वसूलता था और कंपनी को कर चुकाता था। ठीक है, राजस्व की मांगों को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था तथा इन्हें निश्चित समय पर संशोधित किया जा सकता था। इनकी जो मांगे थी, मतलब जो कर था, उनको निश्चित तो नहीं किया गया था, लेकिन जो उनकी डिमांड थी, कर था, उसको समय समय पर संशोधित किया जाता था। मतलब उसमें कुछ ऐड ऑन कर दिया, कुछ घटा दिया, ऐसे संशोधन किए जाते थे। ठीक है, आइए इस बॉक्स में क्या जानकारी है देखते हैं। तो बच्चों, रैयत वाली प्रणाली को मुनरो प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इसको किसने शुरुआत किया था बच्चों? इस प्रणाली का मुनरो ने शुरुआत किया था। ठीक है, भारत में दक्षिणी भागों में रैयत वाली प्रणाली को कप्तान अलेक्जेंडर रीड ने उन क्षेत्रों में छोटे स्तर पर लागू किया जो कंपनी द्वारा सुल्तान से जीत लिए गए थे। कंपनी ने जो क्षेत्र सुल्तानों से जीते थे, वहां पर जो कप्तान अलेक्जेंडर रीड ने इसको रैयत वाली प्रणाली को वहां सुचारू किया, वहां लागू किया। धीरे धीरे थॉमस मुनरो ने इस प्रणाली को विकसित तथा संपूर्ण दक्षिण भारत में विस्तृत किया। अब धीरे धीरे इसको विस्तृत करते करते, इसका विस्तार करते हुए पूरे दक्षिण भारत में इस प्रणाली को फैला दिया। मुनरो ने महसूस किया कि दक्षिण में कोई भी परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसीलिए व्यवस्थापन को सीधे रैयत या किसान से किया जाना चाहिए। अब क्योंकि बच्चों वहां पर बीच में कोई भी जमींदार नहीं थे, तो क्या होना चाहिए? किसान से डायरेक्ट डील की जाए, डायरेक्ट उनसे कर वसूल किया जाए और कंपनी को कर अदा किया जाए। यह उन्होंने महसूस किया। किन्होंने बच्चों? जो मुनरो थे, वह अंग्रेजों को पितृसत्तात्मक आकृति के रूप में दर्शाना चाहते थे, जो उनके प्रभार में किसानों को सुरक्षित कर रहे हैं। अब वो क्या दर्शा रहे थे मुनरो? वह यह दर्शा रहे थे, किसानों को यह समझाने में व्यस्त थे बच्चों, यह समझाया कि जो अंग्रेजी शासन है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स है, वो क्या है? उनके पिता के समान है, वो उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं और किसानों का यहाँ पर उद्धार होगा, किसानों को बहुत ज्यादा उन्नति मिलेगी, और इसीलिए बच्चों उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। एक पितृसत्तात्मक सोच विकसित करने की कोशिश की है ब्रिटिश शासन के लिए। ठीक है, मुनरो ने। तो बच्चों आइए देखते हैं रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी व्यवस्था के प्रभाव क्या थे, इफेक्ट्स ऑफ रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी सिस्टम। इनके क्या प्रभाव पड़े जो भारत की जनता थी उन पर। तो देखो, यद्यपि इन दोनों व्यवस्थापनों को स्थायी व्यवस्थापन
से बेहतर माना जाता है। फिर भी इन क्षेत्रों के इन दोनों के प्रभाव स्थायी व्यवस्थापन के समान दूरगामी थे। अब देखिए, क्योंकि जो स्थायी बंदोबस्त था बच्चों, उससे इन दोनों को बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें कुछ हद तक क्रूरता कम थी, लेकिन फिर भी बच्चों इसके जो प्रभाव है, इन दोनों के प्रभाव स्थायी व्यवस्थापन के समान दूरगामी थे। ठीक है, तो राजस्व दरें उच्च थी, जो कर था, दर थी राजस्व की वो बहुत हाई थी। इन्हें बगैर रियायत के कठोरता से वसूल किया जाता था, मार पीट के, जबरन, बहुत ही क्रूरता के साथ उनसे कर की वसूली की जाती थी किसानों से। किसान उत्पीड़ित व भूमिहीन होते गए। अब इसका असर क्या हुआ? किसानों की जमीन जाती रही, भूमिहीन होते रहे और उत्पीड़न का शिकार करते रहे और अपनी घर बार, जमीन, खेत खलिहान छोड़ करके दूसरे जगह पर विस्थापित यानी कि माइग्रेट भी होते रहे तथा अमीर वर्ग के लोग भूमि के स्वामी बन गए। जो भूमि थी असलियत में किसानों की, उनके स्वामी अब कौन बनते जा रहे हैं बच्चों? उनके स्वामी बनते जा रहे हैं जो उनसे कर वसूली करते हैं। यानी कि बच्चों, जो अमीर वर्ग है वही भूमि के स्वामी बनते जा रहे हैं, जो कि किसान नहीं है। तो बच्चों, वाणिज्यिक फसलों की खेती, तो कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप। तो कृषि प्रधान देश होने के कारण क्या था बच्चों? भारत अंग्रेजी शासन से काफी पहले से कृषि उत्पादों का बच्चों क्या करता था? व्यापार। जब ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आए भी नहीं थे, तो उससे पहले से हम बच्चों क्या करते अपने कृषि जो उत्पाद है हमारे कृषि उत्पाद, उनका व्यापार करते आए हैं। परंतु उन व्यापारों से होने वाले लाभों को इसके लोगों व भूमि की भलाई के लिए प्रयोग किया जाता था। जो उसे उगाते थे उनको उनका लाभ मिलता था, भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता था और किसानों के लिए और जमीन के लिए ही उनका इस्तेमाल किया जाता था। इस तरीके से बच्चों शोषण नहीं होता था। अब शोषण होता है। तो बच्चों देखिए, भारतीय किसान भोजन की फसलें उनके उपयोग के लिए तथा नगद या वाणिज्यिक फसलें विभिन्न देशों के साथ व्यापार के लिए उगाते थे। जो बच्चों क्या था, जो भारतीय किसान थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले, वो भोजन की फसलें उनके उपयोग के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लव वंस के लिए खाना मिल सके पूरे साल, इसलिए वो उगाते थे। और जो नगद या वाणिज्यिक फसलें थी उनको उगाते थे विभिन्न देशों के साथ व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए उगाते थे। तो बच्चों देखते हैं साथ साथ इस बॉक्स में क्या हमारे पास जानकारी है। तो यहाँ आप देख सकते हो, वाणिज्यिक फसलें केवल व्यापार के लिए उगाई जाती थी। वाणिज्यिक फसलें केवल और केवल उनसे व्यापार किया जाता था। इन फसलों को विशाल भूखंडों पर उगाया जाता था। बड़े बड़े विशाल भूखंड है वहां पर उगाते थे, जो बागान कहलाते थे। उनको क्या बोलते थे बच्चों? जो बड़े बड़े एरियाज पे ये फसलें भूखंडों पर उगाई जाती थी उन्हें हम क्या बागान कहते थे, वो बागान कहलाते थे। ठीक है, तथा इसके स्वामी बागान स्वामी कहलाते थे और जो इनके स्वामी होते थे वो बागानों के स्वामी कहलाते थे। यहाँ देखिए बच्चों, भारत में अधिकांश बागान मालिक ब्रिटिश एवं यूरोपीय मूल के थे। जो बागान मालिक थे अधिकांशतः कहाँ के थे? ब्रिटिश या फिर यूरोप मूल के जो व्यापारी थे। ठीक है, अधिकांश बागान मालिक। असम, उत्तरी बंगाल व केरल में बागानों को बड़े स्तर पर स्थापित किया गया। तो बच्चों, जो ब्रिटिश और यूरोपीय मूल के जो मालिक थे बागानों के, उन बागानों को कहाँ स्थापित किया गया था बच्चों? असम, उत्तरी बंगाल व केरल में बागानों को बड़े बड़े जो स्तर है उन पर स्थापित किया गया था। उनसे उगने वाला उत्पादन भी बहुत बड़ी मात्रा में होता था। यहाँ देख सकते हैं बागान मालिकों ने अपने बागानों पर कार्य करने के लिए किसानों को लालच देता था, उनका गुलामों के रूप में प्रयोग किया। अपने बागानों पर काम करने के लिए जमींदारों ने क्या किया बच्चों? किसानों को लालच देकर के काम करवाया और उनका भरसक शोषण किया, बहुत ज्यादा शोषण किया। ठीक है, आइए देखते हैं अंग्रेजी शासन में वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन यूरोपीय देशों को कच्ची सामग्री उपलब्ध कराने के लिए किया जाता था। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है आप समझ पा रहे होंगे, जो हम व्यापार करते थे तो क्या हम जो यूरोपीय देश है उनको हम कच्चा माल उपलब्ध करवा सके, इसीलिए बच्चों हम वाणिज्यिक खेती करते थे। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को उन वाणिज्यिक फसलों को उगाने के लिए बाध्य किया जो उनके लिए क्या बच्चों? औद्योगिक रूप से उपयोगी थी। जैसे कि कौन कौन सी थी बच्चों? जो वो फसलें थी जो अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को उन वाणिज्यिक फसलों को उगाने के लिए बाधित किया, बहुत ज्यादा मजबूर किया,
जो कि उनके लिए क्या थी, औद्योगिक रूप से उपयोगी थी, जिनका वो क्या कर सकते थे बच्चों, व्यापार कर सकते थे। उन्हीं फसलों को भारतीयों को उगाने के लिए बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया अंग्रेजों ने। अब वो फसल कौन कौन सी थी बच्चों, तो आइए देखते हैं। वो फसलें थी चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, जूट, रबड़ को व्यापार के लिए उगाने के अतिरिक्त अंग्रेजों को बच्चों वस्त्रों की रंगाई के लिए, जो नील रेशम के कीड़े के लिए शहतूत, कुनैन के लिए सिनकोना और अफीम के लिए पोपी की आवश्यकता थी। इनके उत्पादन से भूमि की उर्वरकता क्षीण होती थी, मतलब कमजोर होती थी। समय के साथ नकदी की केवल एक फसल उगाने के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आई तथा भोजन आपूर्ति की अत्यधिक कमी हो गई। तो मतलब क्या था बच्चों, जब उन्होंने अपने व्यापार के लिए बागानों में प्रताड़ित करके कृषकों को क्या क्या हुआ है बच्चों, कॉफी उगाई, चाय उगाई, गन्ना उगाया, तिलहन उगाया, जूट, रबड़ को व्यापार के उद्देश्य से यहाँ पर कच्चा माल मिल सके, इसलिए उनको उगवाया। उसके बाद अंग्रेजों ने वस्त्रों की रंगाई के लिए क्या किया, नील की खेती करवाई, ठीक है। और रेशम के कीड़ों के लिए शहतूत की खेती, शहतूत को ग्रो करवाया। और कुरेन के लिए सिनकोना को, और अफीम के लिए पोपी की आवश्यकता, जिसके लिए जो कच्चा माल था वो हमारे भारत से ही वह लेते थे, ठीक है। और इन सबको उगाने से क्या होता था, जो मिट्टी की उर्वरकता, जो उपजाऊ शक्ति है वह कमजोर होती थी और भूमि जो है धीरे धीरे बंजर बनती चली जाती थी, ठीक है। समय के साथ क्या हुआ बच्चों की जो नगदी थी, नगदी की केवल फसल उगाने के कारण, केवल और केवल नगदी वाणिज्यिक व्यापारिक फसलें उगाने के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आ गई और भोजन आपूर्ति की अत्यधिक बच्चों क्या हो गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कमी हो गई है। सूखा, अकाल जैसी स्थितियां उत्पन्न होने लगी, क्योंकि वाणिज्यिक खेती इतनी ज्यादा कर ली गई बच्चों की अब जो खाद्यान्न था वो उग ही नहीं रहा है, बंजर होती जा रही है जमीन, और खाद्यान्न उगाने के लिए जमीन नहीं है क्योंकि वाणिज्यिक ही सब जगह उगाया जा रहा है। यह मेजर समस्या थी बच्चों। आगे देखते हैं, यहाँ हम समझते हैं कि नील की खेती क्या है। इंडिगो कल्टीवेशन, इसने भारत के जो किसान हैं उनकी कैसे रीढ़ की हड्डी तोड़ी। देखते हैं बच्चों, नील एक प्राकृतिक रंग है, क्या एक नेचुरल पिगमेंट है, नेचुरल कलर है, ठीक है। और जो नील के पौधों से प्राप्त होता है, जो नील का कलर है बच्चों कहाँ से प्राप्त होता है, नील के पौधों से। इस रंग का प्रयोग वस्त्रों को रंगने के लिए किया जाता है, वस्त्रों को, क्लोथ्स को कलर करने के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। यह रंग प्राचीन समय से ही भारत में लोकप्रिय रहा है। इसका निर्यात भी किया जाता है। पहले शुरू से ही बच्चों हमारा जो नील का उत्पादन है अच्छा होता है और इसका निर्यात भी किया जाता था, परंतु भारत में इसके उत्पादन के लिए भूमि का केवल एक छोटा भाग ही प्रयोग किया गया था। नील तो उगाते थे भारत में पहले भी, लेकिन एक छोटे से भाग, लिमिटेड भाग में उगाते थे ताकि उनके खाद्यान्न की फसलें डिस्टर्ब ना हो, वो भरपूर मात्रा में अपने लिए खाद्यान्न और अन्य उपयोग की वस्तुएं उगा सके, ठीक है। औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन में वस्त्र उद्योग में क्रांति ला दी। जब औद्योगिक क्रांति आई ब्रिटेन में तो क्या हुआ बच्चों, वहां पर वस्त्र उद्योग में जो क्रांति आई यूरोप के अंदर, वहां नील के रंग की भारी मांग थी, बहुत डिमांड थी यूरोप में नील के रंग की। चूंकि ब्रिटेन की जलवायु नील की खेती के लिए उपयुक्त नहीं थी, वहां पर नील खेती नहीं की जा सकती थी, उगता ही नहीं था, वहां का जलवायु ऐसी थी, इसीलिए वे इसे वेस्ट इंडीज व उत्तरी अमेरिका से आयात करते थे, उत्तरी अमेरिका से और वेस्ट इंडीज से। तथापि 18वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में क्या हुआ बच्चों, ब्रिटेन ने इसके उत्तरी अमेरिका उपनिवेशों को खो दिया। जब 18वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश था, चौथा अंतिम चतुर्थांश था, तो उसमें क्या हुआ, ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका और उसके जो उपनिवेश बनाए थे अपने फायदे के लिए, जिनको वो यूज करता था, उन पर अपना आधिपत्य खो दिया, वो आजाद हो गए। फिर क्या होता है बच्चों, इससे ब्रिटेन वासी अन्य क्षेत्रों से इसकी आपूर्ति करने के लिए बाध्य हो गए, दूसरी जगहों से फिर इसकी आपूर्ति जो है वो करने लगे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में मुख्यतः कहाँ कहाँ व्यापार किए, कहाँ कहाँ नील की खेती के लिए बहुत जद्दोजहद की, प्रताड़ित किया किसानों को। वो जगह थी बच्चों बंगाल व बिहार में नील की खेती को प्रोत्साहित किया। चूंकि नील की खेती से अधिक लाभ होता था, इसीलिए कंपनी के कुछ अधिकारियों ने निजी रूप से भी नील की खेती में निवेश प्रारंभ कर दिया। जो कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने निजी तौर पर भी अपनी नील की खेती में अपना निवेश
का जो है शुरू कर दिया, क्योंकि जो नील की खेती से बहुत लाभ होता था, उसकी डिमांड भी बहुत थी बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, नील की सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बगान मालिकों ने असमीवार, जो बगान मालिक थे, बगान मालिकों ने क्या किया बच्चों, जो असमीवार प्रणाली अपनाई। कौन सी एक प्रणाली का नाम है जिसको असमीवार प्रणाली कहते हैं। उन्होंने किसानों को फसल उगाने के लिए धन दिया, पैसा दिया कि आप फसलें उगाओ। ठीक है, तथा इसकी आपूर्ति कारखानों को निम्न दरों पर की, और इसकी जो पूर्ति है कारखानों को बहुत निम्न दरों पर की, जिससे क्या हुआ, बाद में यह दावा किया गया कि कर दिया गया कि धन ऋण था। अब पहले तो ऋण दिया गया, ठीक है, उसको कम पैसों में क्या है बच्चों, वो कंपनी ने खरीद लिया, और उसके बाद उनको जो जमींदार थे, जो सॉरी जमींदार बोल रही हूँ, जो किसान थे बच्चों, वो क्या करने लगे, उनको बोला गया कि जो आपको धन दिया गया था शुरू में खेती करने से पहले, वो ऋण था। उनको बिना बताए उनको इस तरीके का ऋण दिया गया, और जब उनसे फसलें कंपनियों ने खरीद ली, फैक्ट्रियों ने, उसके बाद उन्हें बताया गया कि वो एक ऋण था तुम पर, और तुम्हें उसे चुकाना होगा। ठीक है, देखिए कितनी गलत बात थी। ठीक है, जिसे किसान नील की सतत आपूर्ति कराकर ही चुका सकता है, किसी आपूर्ति से चुक नहीं सकता है वो ऋण, केवल और केवल नील की खेती ही करनी पड़ेगी। यदि किसान ऐसा करने से इनकार करते थे तो उन्हें कठोर दंड का सामना करना पड़ता था। अगर किसान नहीं माना तो उसे बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी, बहुत दंड मिलता था बच्चों। ठीक है, चूंकि वैधानिक प्रणाली बगान मालिकों के पक्ष में थी, इसीलिए असहाय किसान इसका विरोध भी नहीं कर सकते थे। जो बगान पॉलिसीज थी जितनी सारी, वो बगान मालिकों के पक्ष में थी। ठीक है, इसीलिए वो उसका विरोध नहीं कर पाते थे, और इस यातना का उन्हें सामना करना पड़ता था, बहुत प्रताड़ित होते थे बच्चों। ठीक है, नील के किसान अन्य फसलों को उगाने में अयोग्य थे। जो नील के किसान थे, क्योंकि उस पे लगातार खेती पे जमीन पर केवल और केवल नील की खेती की जाए तो उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, और वो दूसरी फसल उगाने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि नील की फसल ने मृदा की उर्वरकता को क्षीण कर दिया। जैसे कि मैंने अभी बताया, धीरे धीरे उसकी उर्वरकता क्षमता होती है बच्चों, वो घटती जाती है, और अंत में बंजर होने जैसे उसमें हालात जमीन में पैदा होने लगते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज कैसी पड़ी बच्चों, तो ब्रिटिश नीतियों का ग्रामीण जनजीवन व अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। कैसे कैसे प्रभाव पड़ा बच्चों, आइए जान लेते हैं। किसानों को निर्धन बनाना, जो किसान थे और पुअर 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 होते गए और निर्धन होते गए। ठीक है, अंग्रेज सरकार की नीतियों के कारण किसानों की स्थिति अत्यंत कमजोर हो गई थी। जो अंग्रेजी सरकार की जो नीतियां थी, बहुत क्रूर नीतियां थी, उनसे क्या हुआ, जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी किसान की, वो बहुत ज्यादा क्षीण होती चली, कमजोर होती चली गई। सरकार का ध्येय अधिक से अधिक लगान वसूल करना था, केवल और केवल लगान से मतलब था, कृषि से कोई मतलब नहीं था। कृषि सिंचाई और अन्य सुविधाओं की प्रगति के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। किसान पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर हो गए, मतलब सिंचाई के लिए कोई कदम नहीं, कोई रियायत नहीं, कोई मदद नहीं करती थी सरकार, केवल और केवल ऋण की वसूली करती थी। मानसून पर केवल और केवल निर्भर हो गए, क्योंकि सिंचाई के कोई और माध्यम उत्पन्न नहीं थे बच्चों, इसीलिए वो पूर्ण रूप से वर्षा पर ही निर्भर होते थे कृषि के लिए। मानसून की कमी से किसानों को सूखे व अकाल का सामना करना पड़ता था। सूखा और अकाल, ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता था किसानों को। ठीक है, लाखों किसान सूखे के व अकाल के कारण मर जाते थे। ठीक है, कई किसान ऐसे होते थे जो खाने की, उनके घर में दाना नहीं होता था खाने के लिए, और भूख और अकाल के कारण वो मर जाते थे। ठीक है बच्चों, ऐसी स्थिति बन गई थी किसानों की उस दौरान। आगे देखिए, ग्रामीण ऋणग्रस्तता कैसे, ग्रामीण पूरा का पूरा गांव ऋण के तले कैसे दब जाता था। तो किसानों के जीवन यापन के लिए अल्प मात्रा में धन चाहिए था। ठीक है, जो उनका जिंदगी जीने के लिए तो धन दिया जाता था उनको बहुत अल्प मात्रा में। इस स्थिति में उन्हें जमींदारों से ऋण लेना पड़ता था, क्योंकि उनके पास बहुत कम धन होता था। जो उन्होंने उगाया, उन्होंने इतना उगाया, इतने में से बच्चों उनको सिर्फ इतना दिया जाता था, जिससे वो कैसे अपना जीवन यापन कर सकते थे। और उसके लिए उन्होंने अपना जीवन यापन करने के लिए जो जमींदार किसानों थे ना, उनसे उनको उच्च ब्याज पर ऋण देते थे। जो जमींदार किसान थे, ऋण जो देते थे उनकी ब्याजें बहुत हाई होती थी, जिनको भरते भरते ही वो वैसे ही और क्षीण हो जाते थे। सही समय पर ऋण न चुकता करने की स्थिति में जमींदार किसानों की जमीन छीन लेते थे, और अगर उन्होंने सही समय पर ऋण नहीं चुकाया,
फिर क्या हुआ, किसान से वो जो जमींदार थे उनकी जमीनों को छीन लेते थे, हड़प लेते थे, क्योंकि उन्होंने ऋण नहीं चुकाया होता है। इसीलिए आगे देखते हैं और क्या प्रभाव हुए। तो भूमि की उप किराएदारी, जो किराएदार जिसको किराए पर दिया, उस किराएदार ने भी अगले बंदे को किराए पे दे दिया। इसको बच्चों क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं उप किराएदारी। ठीक है, तो अधिकतर जमींदार बहुत सी जमीन के स्वामी बन गए। इस अवस्था में इतने बड़े क्षेत्र से राजस्व एकत्रित करना उनके लिए असंभव हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था, पूरे एरिया पे अकेले वो राजस्व इकट्ठा कर पाए, ये पॉसिबिलिटीज उसकी कम हो गई थी। फिर क्या हुआ, इस कार्य के लिए उन्होंने लोगों को नियुक्त किया। अब क्या किया उन्होंने? लोगों को नियुक्त किया, हायर किया लोगों को। इससे बड़ी मात्रा में लोगों को नौकरी के रूप में रोजगार मिला, और लोगों को क्या मिला? इसमें रोजगार मिल गया, नौकरी मिल गई। इन लोगों का कार्य किसानों से अधिक मात्रा में राजस्व एकत्र करना था, और जो काम पे जिन लोगों को रखा गया था उनका काम क्या था बच्चों? उनका काम था क्रूरता से कैसे भी साम दाम दंड में कुछ भी कर करके बहुत ज्यादा से ज्यादा जो लगान है वो वसूल किया जाए, अधिक से अधिक पैसा और कल वसूल किया जाए। ये काम था उन रखे गए काम पर, रोजगार पर रखे गए लोगों का। इससे किसानों की दशा अत्यंत कमजोर हो गई। ठीक है बच्चों, और दूसरे प्रभाव क्या हुए? छोटे भूस्वामी, यानी कि इस नियम को लागू होने के अनुसार किसी किसान के मृत्यु के पश्चात उसकी समस्त भूमि को उसके पुत्रों के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाता था। अब जो ये छोटे भूस्वामी होते थे उनमें क्या होता था? पिता की मृत्यु हो गई तो उनकी जो जमीन है, खेती है, वो उसके पुत्रों में बराबर बराबर हिस्सों में बांट देते थे, यानी कि बंटवारा कर दिया जाता था। इससे वे छोटे भूस्वामी बन जाते थे और उनके पास छोटी छोटी भू संपदा हो जाती थी, छोटे छोटे भूस्वामी कहलाते थे। कम जमीन के कारण उनसे इतना ही धन एकत्र हो पाता था जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ज्यादा धन वो पैदा ही नहीं कर पाते थे फसलों के जरिए, क्योंकि उनकी जो भूमि है वो सीमित हो गई थी। उतना ही उगता था बच्चों जिससे कि उनके जो परिवार है उनका पालन पोषण हो सके। ठीक है, इसके अतिरिक्त उनके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं था। आप यहाँ देख सकते हैं हम नकदी फसलों की कृषि कैसे होती है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू में क्या होता है? नील, कपास, जूट, तिलहन, गन्ना, चाय, कॉफी इत्यादि नकदी फसलों का उत्पादन आरंभ हो चुका था। अब जो 19वीं शताब्दी थी ना, उसके आरंभ में शुरू में ही नील की, कपास की, जूट की, तिलहन की, जो गन्ना होता है, चाय होती, कॉफी आदि, ये जो नकदी फसलें होती हैं, इनकी फसलों का उत्पादन, पुरजोर उत्पादन शुरू हो गया था। ठीक है, यह अंग्रेजों के लिए अत्यंत लाभदायक था। क्यों लाभदायक था बच्चों? क्योंकि इनका उत्पादन उद्योग में मतलब इनका उत्पादन जो करते थे ना उद्योग के लिए बच्चों, उद्योग में भारी मात्रा में क्या था? इनकी डिमांड थी। ठीक है, अब लेकिन इसके उत्पादन से अन्य उत्पादन में कमी आई। अब क्योंकि बच्चों उद्योग में भारी मात्रा में इसका उत्पादन तो करते थे, वो लाभदायक था इसीलिए, लेकिन इसके उत्पादन से क्या हो गई? अन्य उत्पादन में कमी आई। जो दूसरे उत्पादक जिनको खेती की जानी चाहिए थी, निर्वहन खेती, उनमें क्या हो गई बच्चों? बहुत कमी आई। यद्यपि नगदी फसलों के उत्पादन से किसानों को अच्छा लाभ तो होने लगा, लेकिन क्या हुआ? मतलब नगदी फसलें बढ़ी, व्यापारिक वाणिज्यिक फसलें बढ़ी, लाभ तो हुआ, लेकिन जो खाद्यान्न था, खाद्यान्न का उत्पादन कम होने से भोजन की कमी तो हो गई ना। खाद्यान्न कम हो गया, फसलें खाद्यान्न की कम होगी तो भोजन की कमी हुई और किसानों की स्थिति बिगड़ने लगी। भोजन ही तो हमारी बेसिक नीड होती है बच्चों, हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे बड़ी है भोजन, और वही आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो स्थिति तो बिगड़ेगी ना बच्चों किसानों की। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से नगदी फसलों का यहाँ उत्पादन किया जाता है। ये जो गन्ना, चाय और नील की खेती है, यह बच्चों है गन्ने की खेती। ठीक है, और ये बच्चों चाय की खेती आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में चाय का बागान है। और यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, यह क्या है? यह नील की खेती है। ये इस प्रकार से नील का एक पौधा होता है जिससे कि नीला जो पदार्थ है जिसको नील बोलते हैं उसका उत्पादन किया जाता है, जो कपड़े रंगने में उपयोगी होता है बच्चों। तो आइए पाठ के बाद उसके कुछ बिंदुओं को फिर से दोहरा लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं औपनिवेशिक शासन में बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र पर शासन करने के लिए 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का क्या बना दिया था बच्चों? दीवान बना दिया था। 12 अगस्त
1765 को क्या किया उन्होंने, मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी में को क्या बना दिया, बंगाल का दीवान, मतलब कर वर हटा दिए और वो स्वतंत्रता से अपना व्यापार कर सकते थे बंगाल में, जो कि क्या हुआ, बंगाल को क्षति करने के लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ। आगे देखिए, अंग्रेजों से पूर्व भारत में राज्य की आय का बड़ा भाग भूमि राजस्व से आता था, करों से आता था बच्चों। किसान अक्सर बाढ़ तथा मानसून की विफलता के कारण उत्पीड़ित होते थे, बहुत प्रताड़ित होते थे बच्चों किसान। ठीक है, अब सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी व्यवस्थापन की शुरुआत की, जो एक एक फिक्स अमाउंट था जो वसूल किया जाता था एज ए कर। ठीक है, जिसको क्या बोला है बच्चों, बंगाल में स्थायी व्यवस्थापन, इसकी शुरुआत कॉर्नवालिस ने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे देखिए, स्थायी व्यवस्थापन के अंतर्गत जमींदार भूमि का अनुवांशिक स्वामी बन गया था। जो स्थायी व्यवस्थापन के तहत जो बच्चों जमींदार था वो क्या बन गया था, भूमि का अनुवांशिक स्वामी, मतलब कुछ ही मात्र, मतलब बहुत मतलब उसके अंदर पूरी भूमि आ गई थी और वो किसानों को कुछ ही मात्रा में चीजें उपलब्ध करवाता था, जिससे उनका भरण पोषण भी नहीं हो पाता था। ठीक है, और बाकी सब एज ए कर वो वसूल कर ली जाती थी ना, इसलिए। तो बच्चों, सन 1830 में थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसकी शुरुआत उन्होंने बच्चों दक्षिण भारत से की थी। ठीक है, रैयत यानी कि किसान, जिनसे कि डायरेक्टली कर वसूल किया जाता था, और ये बच्चों अधिकतर दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित हुई। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। तो मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।